मैं बहुत ही सिमिलर टाइप के एनिमे देख के थक गया था, तो फिर मैंने सोचा कुछ नया देखने का। और नया देखने से मेरे दिमाग में सबसे पहले रोमांस एनिमे आती है, क्योंकि मैंने आज तक कोई भी रोमांस एनिमे पूरी नहीं देखी। इसलिए क्योंकि रोमांस एनिमे देखता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि मैंने आज तक कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है। और जैसे हालात चल रहे हैं मुझे लगता भी नहीं है कि मैं कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करूंगा। पर मेरे अंदर थी कुछ नई एनिमे देखने वाली जिज्ञासा ने मुझे मजबूर कर दिया रोमांस एनिमे देखने के लिए। और यही जिज्ञासा मुझे मजबूर कर देती है माय हैप्पी मैरिज एनिमे देखने के लिए। ये एनिमे एक जापानीज लाइट नोवेल पे बेस्ड है, जिसे लिखा अगुमी आगितो ने है और इसे इलस्ट्रेट सुकीहो सुकियोका ने किया है। सॉरी अगर मैं इनका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। और जो इसकी मांगा सीरीज है उसे रितो कोसाका ने इलस्ट्रेट किया है, जिसमें टोटल 5 वॉल्यूम्स है और ये 20 दिसंबर 2018 से लेकर अभी तक चल रहा है। इसकी एक लाइव एक्शन मूवी है जिसे तुम देख सकते हो नेटफ्लिक्स पे, और जो इसकी एनिमे है वो भी हमें नेटफ्लिक्स पे ही देखने को मिलती है। इस एनिमे के बैकग्राउंड के बारे में तो बहुत बात हो गई, अब बात करते हैं इस एनिमे के बारे में। तो ये एनिमे फॉलो करती है एक मियो नाम की लड़की की स्टोरी, जिसकी मम्मी का निधन हो गया और उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली है। तो जिसकी स्टेप मॉम है उनके साथ इसके डैड की एक बेटी होती है। और इसके बाद की स्टोरी तुमने ऑलमोस्ट कैसी कर ली होगी कि क्या होने वाला है। ऑलमोस्ट हर इंडियन सीरियल की तरह इसमें भी वही होता है कि इसकी स्टेप मॉम, इसके डैड और उनकी बेटी तीनों मिलकर मियो को टॉर्चर करते हैं। और इसके बाद की स्टोरी काफी प्रेडिक्टेबल है। जिन्होंने भी एकता कपूर के द्वारा बनाए गए सीरियल्स देखे हैं उन्हें पता ही है कि आगे क्या होने वाला है। हमने डीमन स्लेयर में देखा ही था कि जापानीज लोग 17-18 के होते ही शादी कर लेते हैं, और वैसा ही इसमें भी होता है। मियो जब 17 की होती है तभी उसके डैड क्यूका कूडो नाम के एक आदमी से उसकी सगाई करवा देते हैं, जो कि कूडो फैमिली का हेड था। मियो के डैड ने मियो की शादी कूडो से इसलिए करवाई थी क्योंकि उसके बारे में ह्यूमर्स थे कि वो बहुत ही रूड टाइप का आदमी है, जिसके पहले भी 3-4 फियांसे रह चुकी है और उसकी किसी से भी शादी नहीं हुई। तो उसके डैड और उसकी स्टेप मॉम को यही लगा था कि क्यूका मियो को भी छोड़ देगा और उसके बाद मियो की हालत किसी धोबी के कुत्ते की तरह हो जाएगी, ना घर का ना घाट का। इन शॉर्ट उसके बस नाम के घर वाले उससे बस यही चाहते थे कि उन्हें किसी तरह मियो से छुटकारा मिल जाए। तो मियो अपने 2 जोड़ी कपड़े पैक करके कूडो के घर चली जाती है, और उसका यही माइंड सेट होता है वहां जाने का कि वो किसी तरह कूडो को इम्प्रेस कर ले ताकि उसे वहां पे रहने की जगह मिल जाए। क्योंकि ये चीज उसे भी पता थी कि अगर कूडो ने उसे अपने घर पे नहीं रखा तो वो रोड पे आ जाएगी। तो अब तुम में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मियो के दिमाग में कभी सुसाइडल थॉट्स नहीं आए क्या? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि माय हैप्पी मैरिज एक शोजो डेमोग्राफिक की एनिमे है जो कि मेनली फोकस करती है एडोलसेंट फीमेल्स और यंग अडल्ट वुमेन्स को। तो जो फीमेल्स होती है उन्हें मोस्टली लाइट ड्रामा और रोमांस टाइप के शोज देखने पसंद आते हैं, इसलिए शोजो टाइप के एनिमे में ज्यादा डार्क चीजें नहीं होती हैं। तो अब मियो कूडो के घर पहुंच के सीधा घर के काम करने में लग जाती है, बिल्कुल किसी आइडियल वाइफ की तरह। मजाक था ये, और कोई क्यूटी ये वीडियो देख रही है तो वो मुझे मिसोजिनिस्टिक ना समझे, क्योंकि मैं एक प्राउड होमोफोबिक हूँ एक्सेप्ट फॉर लेस्बियंस। तो कूडो मियो को घर का काम करते हुए देखता है, वो भी बिना किसी कंप्लेन के। तो उसे शक होता है कि ये एकदम आइडियल वाइफ की तरह क्यों बिहेव कर रही है। इस चीज की वजह पता करने के लिए वो मियो के पास्ट के बारे में पता लगाता है। तो उसे पता चलता है कि मियो ने बचपन से लेकर अभी तक कितना सफर किया है। तो अब कूडो का शक दूर हो जाता है कि मियो उसके साथ उसके पैसों के लिए नहीं है, इसलिए वो मियो को एज अ वाइफ एक्सेप्ट कर लेता है। और यहीं से माय हैप्पी मैरिज एनिमे शुरू होती है। मियो इस सीरीज की फीमेल प्रोटैगनिस्ट है जिसने अपने मम्मी को बचपन में खो दिया था, जिसके बाद उसने सिर्फ मेंटली और फिजिकली सफर किया है। इतनी छोटी सी एज से उसने इतना ज्यादा ट्रॉमा एक्सपीरियंस कर लिया है, जिसकी वजह से वो साइकोलॉजिकली बाकी ह्यूमंस जैसी नहीं रही है, बल्कि उसने अपने अंदर डिफरेंट टाइप के ट्रॉमा बिल्ड कर लिए हैं, जैसे लो सेल्फ एस्टीम। इतने सालों तक इग्नोर और अब्यूज होने के बाद अपने ही सगे बाप और स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर से इस चीज की वजह से मियो को ऐसा लगने लगा था कि वो वर्थलेस है और वो किसी की भी एक्सपेक्टेशन को कभी मैच नहीं कर पाएगी। मतलब उसे ऐसा लगने लगा था कि वो बर्डन है और उसके बस की नहीं है खुश रहने की, और ये सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन है। ये सैडनेस जैसा नॉर्मल ह्यूमन इमोशन नहीं है, बल्कि इसमें इंसान को ऐसा लगने लग जाता है कि वो खुश रहना डिजर्व ही नहीं करता है। इस चीज की वजह से दिमाग इमोशन प्रोसेस ही नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से प्लेजर एक्सपीरियंस करना नामुमकिन हो जाता है। और अगर हम इन रियल लाइफ में इन सारी चीजों की वजह पता करें तो वो ज्यादातर ट्रॉमा या अब्यूज किसी क्लोज वन के द्वारा की वजह से हो सकता है। ये सारी चीजें मियो के साथ हुई थी, और वो भी बहुत ही एक्सट्रीम तरीके से और बहुत ही छोटी सी एज से, जिसकी वजह से उसका लो सेल्फ एस्टीम बिल्ड हो गया था। और लो सेल्फ एस्टीम के साथ ही उसके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन भी बिल्ड हो गया था। मियो के पास्ट एक्सपीरियंसेस ने उसके अंदर एक डर डाल दिया था कि उसे सब कोई छोड़ ना दे, यानी एक तरीके से भूल ना जाए। भले ही उसके घर वालों ने उसे ऐसा रखा हो कि वो उसे भूल गए हैं, लेकिन तब भी वो उसे टाइमली ट्रॉमा तो देते थे। और एक टाइम के बाद उसने इन सारी चीजों के साथ जीना सीख लिया था और अपनी जिंदगी का यही फेत मान लिया था। लेकिन जब उसे ये पता चला कि अब उसे ये घर छोड़ के कूडो के घर जाना है तो वो डर गई। और तुम सब लोग जानते हो कि वो क्यों
क्यों डर गई, क्योंकि उसके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन है। बट इसी पॉइंट पे उसके अंदर एक और डर बन रहा था, फियर ऑफ विन फॉरगॉटन का, क्योंकि अगर कूडो ने उसे रिजेक्ट कर दिया होता तो उसे सब कोई भूल जाते। और इन सारे डर ने उसके अंदर एक एबिलिटी बिल्ड कर दी इमोशन सप्रेस करने की, जो कि कुछ जगह तो उसके बहुत ही ज्यादा काम की थी। जैसे वो अपने अंदर के गुस्से और दुख को दबाना सीख गई थी, जो कि उसके बहुत ही काम आती थी, क्योंकि अब वो इमोशनली पेन से इजीली डील कर सकती थी। पर साथ ही इमोशन सप्रेस करने की वजह से वो इमोशनली ग्रो नहीं कर पा रही थी। और अगर कोई आदमी इमोशनली ग्रो नहीं करेगा तो वो खुश कैसे रहेगा। और इमोशनली ग्रो ना करने की वजह से उसने अपने आप को हेल्पलेस समझना स्टार्ट कर दिया था। और इस चीज को हम साइकोलॉजी की भाषा में लर्न हेल्पलेसनेस कहते हैं। इस चीज को हम साइकोलॉजिकली देखें तो यही होता है कि जब कोई इंडिविजुअल रिपीटेडली नेगेटिव और अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस फेस करता है तो वो एक टाइम के बाद उन सर्कमस्टेंसेस से निकलने की ट्राई करना ही छोड़ देता है। भले ही उनके बस की हो कि वो उन सिचुएशंस से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन तब भी वो ट्राई नहीं करते निकलने की। और ऐसे लोगों में हमें आसानी से स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी देखने को मिलती है, और ये लोग बहुत ही इजीली गिव अप कर देते हैं। अगर तुम में से कोई इस टाइप का आदमी है और उसे ये चीज चेंज करनी है तो उसका सबसे आसान तरीका है कि छोटे गोल सेट करो और उन्हें अचीव करो, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और तुम्हें पॉजिटिव चेंज आए। हालांकि इस चीज की मुझे सबसे ज्यादा नीड है, लेकिन मैं तुम सबको बता रहा हूँ। अभी तक मैंने तुम्हें म्यू की साइकोलॉजी के बारे में जितना बताया उससे तुम्हें यही लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर है और इसके बस की तो कुछ भी नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो इसके आसपास का माहौल ऐसा था जिसकी वजह से ये इतनी नेगेटिव थिंकिंग वाली कैरेक्टर बन गई। बट जैसी ये क्यूका कूडो से मिली, हमें इसके अंदर पॉजिटिव चेंज देखने को मिले और हमें ये भी पता चला कि इसके अंदर पोटेंशियल है ग्रो करने का एज अ ह्यूमन बीइंग। क्यूका कूडो इस सीरीज का मेल प्रोटैगनिस्ट है और इसके बारे में कोई पहली बार में सुनेगा तो उसे ऐसा ही लगेगा कि ये तो बहुत ही रूट टाइप का इंसान है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यही वो आदमी था जिसने म्यू की मेंटल हेल्थ फिक्स करना स्टार्ट की थी। इसकी वजह से ही म्यू को रियलाइज हुआ था कि लाइफ हैज अ पर्पस टू लिव। पर ऐसा भी नहीं है कि ये पहला बंदा हो जिसने कोशिश की हो म्यू की मेंटल हेल्थ सुधारने की। इससे पहले म्यू के चाइल्डहुड फ्रेंड कोजी ने ट्राई किया था। उससे जितना हो सकता था उसने उतना किया था म्यू के लिए। यहाँ तक कि उसने ये भी सोचा था कि वो म्यू से शादी करके उसे बहुत ही खुश रखेगा, बिल्कुल वैसी ही जैसे मैंने सोचा था कि मैं उसे रानी बना के रखूंगा। बट ड्यू टू फैमिली रीजंस वो और मैं ऐसा नहीं कर पाए, और इस चीज का हमें बहुत ही अफसोस भी था। सही बताऊं, उसकी जो फीलिंग्स थी म्यू के लिए वो एकदम प्योर थी, क्योंकि वो इन रिटर्न म्यू से कुछ भी नहीं चाहता था। और यही तो प्यार होता है, जब किसी इंसान को सामने वाले से कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन बीच में आ गई तो चीजें बहुत जल्दी ही बिगड़ जाती हैं। म्यू की एंगेजमेंट हो जाने के बाद भी कोजी के दिल में फीलिंग्स थी म्यू के लिए, लेकिन अब क्या फायदा वो सुंदर आंखें देखने का जब वो सुंदर आंखें तुम्हें देख ही ना रही हो। चलो अब बात करते हैं उसकी जिन्हें वो सुंदर आंखें देख रही थी, यानी क्यूका कूडो की। कूडो एक ऐसा बंदा जिसे बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज थे, और आखिर हो भी क्यों ना, उसकी पहले भी 3-4 एंगेजमेंट हुई थी लेकिन कोई भी चली नहीं, क्योंकि सभी ने उससे उसके पैसों के लिए तो शादी की थी। इस चीज की वजह से उसके अंदर ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड हो गए थे। ये एनिमे मेनली सीजन 1 में म्यू के ऊपर फोकस करती है कि वो कैसे अपने ट्रॉमा से ओवरकम करती है, जिसकी वजह से हमें बाकी कैरेक्टर्स पे उतना फोकस नहीं दिखाया। इसलिए मैं कूडो के कैरेक्टर को उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। बट अगर सीजन 2 में कूडो के ऊपर फोकस दिखाया या किसी और साइड कैरेक्टर पर फोकस दिखाया तो तुम्हें कैरेक्टर एनालिसिस वीडियो मिल सकती है। कैरेक्टर से हटके अगर हम किसी और चीज के बारे में बात करें तो इस सीरीज के थीम्स भी बहुत बढ़िया हैं। फाइंडिंग लव एंड हैप्पीनेस इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, ये थीम जितना इस एनिमे पे अप्लाई होता है उतना ही इन रियल लाइफ भी अप्लाई होता है, क्योंकि कौन जानता है तुम्हें अपना लव ऑफ लाइफ कहाँ मिल जाएगा। अब मैं तुम्हें अपनी लाइफ से तो इस चीज का एग्जाम्पल नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है, पर मैं तुम्हें इस एनिमे में से एग्जाम्पल दे सकता हूँ। किसने सोचा था कि म्यू को उसका लव अरेंज मैरिज में मिल जाएगा? किसी ने नहीं सोचा था, पर तब भी मिला ना, इसलिए नए एक्सपीरियंस लेने से पीछे मत हटो। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि किसी से जाकर अरेंज मैरिज कर लो, पर तब भी कौन जानता तुम्हें तुम्हारे जिंदगी के साथ ही कहाँ मिल जाएगा। ओवरकमिंग ट्रॉमा एंड फाइंडिंग सेल्फ वर्थ। म्यू के ट्रॉमा के बारे में मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट सारी चीजें बता ही दी हैं, और इन सारी चीजों को सुन के तुम्हें इतना तो अंदाजा लग गया होगा कि म्यू की मेंटल स्टेट एकदम एफ्ड अप है। इतनी एफ्ड अप मेंटल स्टेट से म्यू ने कूडो की हेल्प से कितनी खूबसूरती से अपने ट्रॉमा से ओवरकम किया और अपनी सेल्फ वर्थ पहचानी। इस चीज को ये सीरीज इतनी खूबसूरती से दिखाती है कि मैं वर्ड्स में बता ही नहीं सकता हूँ, ये बस तुम देख के फील कर सकते हो। द पावर ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन। काइंड कहने को तो सिर्फ 4 अक्षरों से मिलकर बना हुआ एक शब्द है, परंतु कोई मनुष्य काइंड बने टुवर्ड्स अदर्स एंड टुवर्ड्स हिमसेल्फ तो अपने सराउंडिंग में काफी खुशहाली भरा माहौल बना सकता है। मैं तो बस यही बोलूंगा कि जितना हो सके उतना खुश रखो अपने आसपास के लोगों को, ताकि तुम्हें भी अच्छा लगे और उन्हें भी अच्छा लगे। इस सीरीज में काइंडनेस का परफेक्ट एग्जाम्पल मेरे हिसाब से क्यूका कूडो है, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ इस वीडियो में। द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड सपोर्ट। म्यू की बायोलॉजिकल फैमिली तो फेल हो गई थी उसके रियल फैमिली बनने से, लेकिन क्यूका बना उसकी फैमिली जिसने
अपने लव एंड अफेक्शन शो किया टुवर्ड्स हर। और ये चीज मैं वापस से बोल रहा हूँ कि जितना हो सके उतना खुश रखो अपने क्लोज वंस को, ताकि तुम्हें बाद में अफसोस ना हो कि मैंने कुछ कमी कर दी। बात करें इस सीरीज की स्ट्रेंथ या हाईलाइट की, तो वो यही थी कि जिस तरीके से इन्होंने म्यू की स्टोरी शो की वो बहुत ही रियलिस्टिक थी। अगर तुम अपने लाइफ के बबल से थोड़ा बाहर निकलोगे तो तुम ऐसे एग्जांपल अपने आसपास भी देख सकते हो। ये जो भी चीज इन्होंने इस एनिमे में दिखाई वो बहुत ही हद तक पॉसिबल है, इसलिए मुझे इस सीरीज की स्टोरी सही लगी। अगर बात करें एनिमेशन की, तो एनिमेशन बढ़िया था रोमांस एनिमे के हिसाब से, लेकिन एक्शन सीन में थोड़े ज्यादा FPS वाले सीन्स होते तो बढ़िया होता। म्यूजिक इस सीरीज का बहुत ही बिलो एवरेज था, मतलब कुछ ऐसा नहीं था जो मैं बाद में कभी सुनूंगा, और ये चीज मुझे बेकार लगी क्योंकि इस टाइप के एनिमे में अच्छी क्वालिटी का म्यूजिक होना चाहिए ताकि सीन्स और भी ज्यादा हिट करें, क्योंकि म्यूजिक मूड बदलने में सबसे बड़ा कंपोनेंट है। तो अब लास्ट क्वेश्चन यही आता है, क्या तुम्हें ये सीरीज देखनी चाहिए? तो हाँ, तुम्हें ये सीरीज देखनी चाहिए। अगर तुम्हें के ड्रामा या अपनी मम्मी के साथ बैठ के सीरियल देखना पसंद है तो तुम्हें ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। मतलब ये सीरीज एक तरीके से प्योर ड्रामा है, और अगर तुम्हें ड्रामा देखना पसंद है तो तुम ये सीरीज देखो भाई। और ये एनिमे मैं इसलिए भी सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि तुम शोनेन एनिमे देख के पक गए होगे, तो कुछ नया ट्राई करो और देखो एक बार। इन शॉर्ट, अगर तुम्हें कुछ डिफरेंट एनिमे देखनी है तो तुम ये देख सकते हो। और हाँ, मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तो बताने ही भूल गया कि मैं तुम्हें मिलूंगा इस वाली वीडियो में। अबे देख ले भाई ये वाली वीडियो।